नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अप्सर बेटी। सुनैना ओ सुनैना, अरे कहाँ मर गई? जाने कितनी देर से बुला रही हूँ, जाने कहाँ ये लड़की मरने चली जाती है। गुस्से से चिल्लाती हुई रजनी अपनी ननद सुनैना को बुला रही थी। तभी सुनैना कमरे से आती है और भाभी से पूछती है, क्या हो गया भाभी, आप क्यों चिल्ला रही हो? तभी रजनी चिल्लाते हुए बोलती है, भाभी की बच्ची क्या एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती है? लेकिन भाभी ऐसा भी क्या हो गया है जो आप पूरा घर आसमान पर उठाकर रखे हुए हैं? आपने जो मुझे कपड़े धुलने के लिए दिए थे वो मैंने धुलकर रख दिए हैं। तो रजनी आग बबूला होते हुए बोलती है, मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ तूने मशीन में धुलकर डाल दी। अगर हाथ से धो देती तो तेरे हाथ घिस जाते क्या? लेकिन भाभी मुझे क्या मालूम था कि वह साड़ियाँ मशीन में नहीं धोई जाती हैं। अगर आप पहले ही बोल देती तो मैं उनको हाथ से धुल देती। तो भाभी गलती इसमें आपकी है, आपको पहले ही बता देना था। अब ऐसा करिए भाभी, आप अपनी साड़ियाँ खुद ही धुला करिए, मुझसे मत बोलिएगा। तब रजनी आग बबूला होते हुए सुनैना से कहती है, तेरी जबान बहुत चलती है, और उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ देती है। सुनैना दर्द से चिल्लाती है। तभी उसके पिताजी घर में प्रवेश करते हैं और बहू से बोलते हैं, बेटा ये तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो? उसका हाथ छोड़ो, उसे दर्द हो रहा होगा। तभी रजनी अपने ससुर से चिल्लाकर बोलती है, समझा लो अपनी बेटी को, नहीं तो इसका ऐसा हाल करूंगी कि इसे छठी का दूध याद आ जाएगा। रजनी ऐसा बोलते हुए पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर श्याम प्रकाश जी अपनी बेटी को चुप कराते हैं। श्याम प्रकाश जी की भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। तभी सुनैना अपने बड़े भाई को आवाज़ लगाती है और भैया को बुलाते हुए कहती है, भैया भैया जल्दी बाहर आओ और देखो भाभी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। कमरे से बाहर निकलकर अंकित सुनैना को ही डांट देता है और बोलता है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, जरूर तुमने ही कुछ भाभी से अपशब्द बोले होंगे, तभी वह इतना चिल्ला रही थी। तुम्हें अब पराए घर जाना है, थोड़ी सी तमीज़ सीख लो अपनी भाभी से कि घर में कैसे रहते हैं। अपनी भैया की ऐसी बातें सुनकर सुनैना दंग रह जाती है और रोते हुए अपने पिताजी के सीने से लग जाती है। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन की बात है, रजनी अपनी ननद सुनैना से बोलती है, आ गई महारानी घूम घाम के, सैर सपाटा करके आ गई हो। अब रसोई में खाना भी बनाना है कि सड़कों पर पूरे दिन आवारागर्दी करके ही निकालनी है। दोपहर के 11 बज गए हैं, अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं की। वैसे भी आज मेरे मैके से मम्मी पापा भाई भाभी और उनके बच्चे आने वाले हैं, तो सबके लिए खाना बनाना है। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं रोज़ रोज़ सड़कों पर क्या खाक छानने जाती हो। कितनी बार कहा है कि वह बूढ़ा अब तुम्हें नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं किस कोने में बैठा होगा और जिंदा भी होगा कि नहीं। कितनी बार तुझे समझा दिया, लेकिन भी रोज़ सुबह शाम उसे खोजने के लिए निकल जाती हो। भाभी रसोई में खाना बनाना है, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के बारे में ऐसा मत बोलो। वह जहाँ भी होंगे एक ना एक दिन मैं उनको जरूर खोज निकालूंगी। आखिर कहाँ जाएंगे अपने बेटी को छोड़कर। पता नहीं बूढ़ा कहाँ चला गया। अच्छा है चला गया, साथ में तुझे भी ले जाता कहीं। भाभी की बात सुनकर सुनैना कहती है, भाभी अगर मैं चली जाती तो तुम्हारे घर का काम कौन करता, खाना कौन बनाता? कम से कम मेरी वजह से आप दोनों को समय का खाना तो बना बनाया मिल रहा है। सुनैना की बात सुनकर रजनी के तन बदन में आग लग जाती है। रजनी सुनैना के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं तुम्हारे, जुबान भी बहुत चलने लगी है।
कैंची की तरह कचकच जबान चलती है। आज मैंने इसको काट ना दिया तो कहना, बहुत घमंड है ना तुझे अपने इन लंबे बालों पर। आज बालों को निकाल ना दिया तो कहना, आह भाभी मेरे सर में लग रही है, मेरे बालों को छोड़ो बहुत तेज दर्द हो रहा है। कमरे में बैठे अपने भैया को सुनैना आवाज़ देती है, भैया बचाओ, देखो भाभी मेरे साथ क्या कर रही हैं, जल्दी से बाहर आओ और मुझे बचा लो भैया, बचा लो। सुनैना की आवाज़ सुनकर कमरे से अंकित निकलकर आया और कहता है, क्या हुआ सुनैना, क्यों चिल्ला रही हो? भैया आप देख नहीं रहे हो भाभी किस तरह से मेरे बालों को खींच रही हैं, जल्दी से मेरे बालों को छुड़ाओ। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, उल्टा सीधा जवाब दिया होगा अपनी भाभी को। जुबान तो तुम्हारी बहुत चलने लगी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, जरूर तुम्हारी ही गलती होगी। और ऐसा कहते हुए अंकित घर से बाहर चला गया। बड़ी मुश्किल से सुनैना रजनी के हाथों से अपने बालों को छुड़ाती है, लेकिन फिर भी सुनैना के बहुत से बाल रजनी की मुट्ठी में बंधे रह गए। आंखों में आंसू भरकर सुनैना भाभी से कहती है, भाभी आज आपका समय है, मेरे साथ जितना बुरा व्यवहार करना है कर लो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं आपसे भी ताकतवर होंगी और आप देखती रह जाएंगी। आज मैं आपके घर में सारे काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं बैठकर खाऊंगी और आप बनाकर खिलाएंगी। हंसते हुए रजनी कहती है, रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। ऐसा कभी नहीं होगा, सपने में भी नहीं हो सकता है। खाली पुलाव पकाने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब जाओ जल्दी से रसोई में खाना बनाओ, मेरे मैके के सभी लोग आते होंगे। भैया भाभी के व्यवहार से सुनैना बहुत ज़्यादा दुखी है। रसोई के एक कोने में बैठी बैठी बहुत देर तक रोती रहती है, अपने पिताजी को याद करती रहती है। पिताजी आप कहाँ चले गए? पिछले एक हफ्ते से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहे हो। माना कि आपकी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को और अपनी बेटी को ही भूल जाएं। जहाँ कहीं भी हो पिताजी जल्दी से घर वापस आ जाओ। एक आपके अलावा मेरा इस घर में है ही कौन? आप ही थे जो मुझे समझते थे। भाभी तो वैसे भी पराई हैं और भैया भी भाभी के आने के बाद पराए हो गए हैं। उन्हें हम दोनों के दुख दर्द दिखाई ही नहीं देते हैं। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से पता नहीं कहाँ चले गए हो। तुम्हारा बुखार ठीक हुआ भी होगा कि नहीं? दरअसल एक सप्ताह पहले ही श्याम प्रकाश जी और उनकी बेटी भली चंगी घर पर ही थे। सुनैना एक 20 साल की खूबसूरत लड़की है, जिसके नैन नक्श बड़े ही तीखे और बाल कमर तक लंबे हैं। कोई भी जब पहली बार सुनैना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। भाभी के सामने जब भी कोई सुनैना की खूबसूरती की तारीफ करता है तो रजनी जल भुन जाती है। जब तक सुनैना की माँ जी थी तब तक घर में सब कुछ ठीक था। सुनैना बीएससी फाइनल ईयर की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन 1 साल पहले ही उसकी माँ जी का देहांत हो गया। अभी को घर में आए मात्र 6 महीने ही हुए थे। हालांकि भाई का रिश्ता पिताजी और माँ जी ने ही किया था, लेकिन माँ जी के जाने के बाद शादी 6 महीने बाद ही निकली। जब भाभी घर में आई तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन भाभी ने घर में आते ही अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। पूरे घर पर कब्जा कर लिया। इसी बात को लेकर कभी कभी मेरी भाभी से बहस हो जाती थी। पिताजी से भी उल्टा सीधा बोलती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे भाभी कुछ भी बोल दें, लेकिन जब पिताजी से कुछ उल्टा सीधा बोलती थी तो मुझसे सहन नहीं होता था। कुछ दिनों से पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी,
क्योंकि माँ जी के जाने के बाद उन्हें थोड़ा सा सदमा लगा था। सुनैना ने भाई से कहा कि भैया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको पास के ही अस्पताल में लेकर चलो। तो भाभी ने अकड़ते हुए कहा, अस्पताल ले जाने की क्या ज़रूरत है? बुढ़ा 75 वर्ष का हो गया है और कितना जिएगा? जितना जीना था जी लिया। अब हम इसका कोई इलाज नहीं करवाएंगे और इसके इलाज में हम एक पैसा भी खर्च नहीं करने वाले हैं। थोड़ा बहुत बुखार है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? पिताजी को 104 बुखार है और आप कह रही हो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? एक पिताजी ही हैं जिनकी वजह से मुझे इस घर में अच्छा लगता है, वरना मैं इस घर को छोड़कर कब की चली गई होती। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो, इस घर को छोड़कर जाना। वैसे भी तुम्हारे लिए कोई लंगड़ा बहरा लड़का देख के इस घर से विदा ही कर देना है। मैं तुम्हें ज़्यादा दिन तक इस घर में वैसे भी नहीं रख सकती। बहू की बात सुनकर श्याम प्रकाश जी कहते हैं, बहू मेरी बेटी के लिए लंगड़ा बहरा लड़का क्यों देखोगी? मैंने उसकी शादी के लिए 15 लाख रुपए जमा करा कर रखे हैं। उन्हीं पैसों से मैं अपनी बेटी का विवाह करूँगा, खूब धूमधाम से अपनी बेटी को विदा करूँगा। किसी लंगड़े बहरे लड़के के साथ नहीं, बल्कि अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करूँगा। वैसे तो बुढ़े की तबीयत खराब है, लेकिन लड़ने के लिए देखा तुरंत बोल पड़ता है। देखा अंकित, वैसे तो पिता बेटी दिन भर कहते हैं कि पिता की याददाश्त कमज़ोर है, उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रहता, लेकिन देखो बुढ़े को 15 लाख अभी तक याद हैं। बहू बेटे दोनों ही पिता का इलाज कराने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात में रजनी अपने पति से कहती है, देखो जी, तुम्हारे पिताजी ने सुनैना की शादी के लिए जो 15 लाख रुपए जमा कराए हैं, उसकी एक फूटी कौड़ी मैं उन लोगों को नहीं दूंगी। पिताजी के पैसों और संपत्ति पर हमारा पूरा अधिकार है। अब हम देना चाहें ना देना चाहें ये हमारी मर्जी है, लेकिन जब तक बुढ़ा हमारे साथ रहेगा तब तक तो हम उन पैसों को नहीं पा पाएंगे। ऐसा करते हैं, हम पहले इस बुढ़े को ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद सोचेंगे सुनैना की शादी कहाँ करनी है और कितने पैसों में करनी है। ठिकाना लगाने की बात सुनकर अंकित चौंकते हुए कहता है, रजनी, तुम्हारा ठिकाना लगाने का क्या मतलब है? अरे वैसे भी तुम्हारी पिता की याददाश्त ठीक नहीं रहती है। कल उनको हम अस्पताल के नाम पर कहीं ले चलते हैं और कहीं छोड़ आएंगे, और जल्दी ही कैसा भी एक लड़का देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे। नहीं तो यह बुढ़ा पूरे 15 लाख रुपए अपनी बेटी को शादी में खर्च करवा देगा। तब अंकित बोलता है, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो रजनी, मैं पास के शहर में एक वृद्धा आश्रम में बात करता हूँ, उधर इस बुढ़े को भेज दूंगा। दूसरे दिन अंकित अपने पिता से कहता है, पिताजी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहा हूँ। सुनैना खुश होते हुए कहती है, भैया सच में क्या आप पिताजी को डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहे हो? चलो मैं भी पिताजी के साथ चलती हूँ। तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? घर पर बहुत सारे काम हैं, तुम घर पर ही रुको। ठीक है भैया, वैसे भी आज मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल है, मैं अपने कॉलेज का काम निपटा आती हूँ, आप पिताजी को दिखा कर ले आओ। अंकित श्याम प्रकाश जी को लेकर एक दूसरे शहर चला जाता है, जहाँ एक वृद्धा आश्रम में वह उनको छोड़ने गया है। इधर सुनैना जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तो रजनी उसके हाथ से किताबें छुड़ाकर फेंक देती है और कहती है, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, बहुत पढ़ाई कर ली तुमने, अब हम तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। भाभी कैसी बातें कर रही हो,
मेरे आज फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल हैं। अगर नहीं जाऊंगी तो मेरे 3 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। वैसे भी पढ़ाई करके तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? चुपचाप से घर के काम धाम देखो। तुम्हारे रहते मैं घर का एक काम भी नहीं करूंगी। जाओ रसोई में पहले खाना बनाओ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करना। और मैंने बाल्टी में कपड़े गला दिए हैं, उनको भी धुल लेना। भाभी मैं यह सारा काम कॉलेज से आने के बाद भी कर दूंगी। प्लीज़ आप मुझे कॉलेज जाने दो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। रजनी सुनैना को कमरे में बंद कर देती है, बाहर से कुंडी लगा देती है। सुनैना रोती रहती है कि भाभी मुझे कॉलेज जाने दो, मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रजनी को ना तो सुनैना की खूबसूरती पसंद है, ना ही उसकी पढ़ाई लिखाई। वह दोनों से ही जलती है। रजनी दोपहर तक सुनैना के कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती। दोपहर के 2 बजे अंकित हड़बड़ाता हुआ घर में आता है और पिताजी पिताजी कहकर चिल्लाता है। अंकित की आवाज़ सुनकर सुनैना खिड़की के पास आती है और कहती है, क्या हुआ भैया, पिताजी तो ठीक है ना? उनको डॉक्टर को दिखा तो दिया ना? क्या कहा डॉक्टर ने? पिताजी कहाँ है? जल्दी से मेरा दरवाज़ा खोलो, मुझे बड़ी हड़बड़ाहट हो रही है। सुनैना एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लेती है। अंकित घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता है, सुनैना पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने उन्हें अस्पताल के बाहर बेंच पर बिठा दिया था और मैं उनके लिए जूस लेने चला गया। जब वापस आया तो पिताजी बेंच पर नहीं थे। चारों तरफ ढूंढा, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। 2 घंटे से अस्पताल के चारों तरफ की सड़कों को छान मारा, लेकिन पिताजी कहीं भी नहीं मिले। क्या कह रहे हो भैया? ऐसे पिताजी कहाँ चले जा सकते हैं? वह ऐसे कहीं नहीं जाते हैं। रजनी कहती है, अंकित अगर पिताजी कहीं चले गए हैं तो उनकी तो याददाश्त भी अच्छी नहीं है, वह घर कैसे वापस आएंगे? सुनैना पिताजी के खो जाने की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो पिताजी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है। इसलिए जैसे आप कहते हैं वह वैसा ही करते हैं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि पिताजी कहीं गुम हो गए हैं या खुद से कहीं चले गए। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सुनैना देखा नहीं तुम्हारे भाई कितने घबरा रहे हैं, पिताजी के लिए कितना रो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वह सिर्फ तुम्हारे ही पिताजी हैं? अंकित के भी तो पिताजी हैं, उनको भी बराबर का दुख है। सुनैना अपने सूट का दुपट्टा लेकर तुरंत ही अस्पताल के आसपास की सड़कों को छानने लगती है। कहीं उसके पिताजी दिख जाएं, कहीं उसके पिताजी मिल जाएं। लेकिन उसके पिताजी कैसे दिखेंगे, क्योंकि उसका भाई तो दूसरे शहर के वृद्धा आश्रम में पिताजी को छोड़ आया था। लेकिन सुनैना ने अपने पिताजी को ढूंढने की आशा नहीं छोड़ी। आज उनको गए हुए पूरा 1 हफ्ता निकल गया, फिर भी वह रोज़ अपने शहर की हर एक गली को देखती है, हर एक गली में अपने पिताजी को ढूंढती है, कहीं उसके पिताजी नज़र आ जाएं। अगर दूर से भी किसी बूढ़े आदमी को सुनैना देख लेती है तो भागकर उनके पास जाती है। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, सुनैना को उसके पिताजी ना मिले। तभी रसोई में रजनी आती है और कोने में सुनैना को बैठा हुआ देखकर कहती है, ओहो महारानी, अभी तक आराम फरमा रही हो? मेरे मैके के सभी लोगों के आने का समय हो गया है और तुम अभी तक बैठी हो, कुछ भी काम नहीं किया। जल्दी से उठो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सारा काम निपटाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनैना को अपनी भाभी भैया से बड़ी ही नाराज़गी है। एक तो पिताजी का पता नहीं चल रहा है और दूसरा भाई भाभी ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी है, कि उसका पढ़ाई करने का बहुत मन है।
वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। सुनैना जल्दी जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में ही उसके भाभी के मैके वाले आ गए। रजनी सुनैना को ऑर्डर देती हुई कहती है, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देना और हम सब लोग साथ बैठकर खाएंगे, तो तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। हम लोगों के साथ खाना खाने के लिए मत बैठ जाना। ठीक है भाभी, मुझे वैसे भी आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दो टूक सा जवाब सुनैना अपने भाभी को दे देती है और सुनैना के यही जवाब रजनी को तीर की तरह चुभ जाते हैं। उसे सुनैना का यह स्वाभिमानी रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसलिए वह बात बात पर सुनैना की बेइज्जती करने पर तुली रहती है। सभी लोगों के खाना खा लेने के बाद रजनी सुनैना से कहती है कि बाहर वाले कमरे में ड्राइवर बैठा है, उसको भी खाना परोस दो। बाहर वाले कमरे में सुनैना जब ड्राइवर को खाना देने जाती है तो एक 25-26 साल का नवयुवक कुर्ता पैजामा और गले में साफी डालकर बैठा हुआ है, पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। सुनैना उसे खाना दे आती है। जब वह वापस आई तो अपने सभी मैके वालों के सामने रजनी कहती है, क्यों आरती, लड़का तो पसंद आया ना तुझे? भाभी आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सभी मैके वाले खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रजनी की माँ कहती है, रजनी के कहने का मतलब है कि जिस ड्राइवर को तुम अभी खाना देकर आई हो उसी के साथ रजनी ने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। अगले 8 दिनों में तुम्हारी शादी है। तब सुनैना का तो सर चकरा जाता है और वह बोलती है, भैया भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं, मैं ऐसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। अभी तो मुझे पिताजी को ढूंढना है। जब मेरी पिताजी वापस मिल जाएंगे तभी मैं शादी करूंगी। मैं पिताजी के बिना शादी नहीं करूंगी। अंकित चिल्लाते हुए कहता है, अगर पिताजी नहीं मिले तो क्या पूरी जिंदगी तुम शादी नहीं करोगी? और वैसे भी पिताजी की इतनी उम्र हो गई थी। शहरों में इतने सारे गाड़ी वाहन चलते हैं, पता नहीं कहीं टकरा बकरा गए होंगे तो क्या हाल हुआ होगा। वापस आएंगे भी या नहीं? अगर वह कभी वापस नहीं आए तो क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? अब हम तुम्हारे बड़े भाई भाभी हैं, हमारी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अगर तुम बात नहीं मानोगी तो निकल जाओ इस घर से, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। एक तो हम अपने भाई भाभी होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, ऊपर से हमें ही नखरे दिखा रही हो। बेचारी सुनैना की अपने भाई भाभी और उसके मैके वालों के आगे एक ना चली। हफ्ते भर में ही अंकित और रजनी उसकी शादी सुरेश से करा देते हैं। विदा के समय सुनैना बहुत रोई थी क्योंकि उसे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही थी। आज उसके पिताजी उसके साथ नहीं है, माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई थी। भाई भाभी ने भी बाहर वाला समझकर उसे घर से निकाल दिया और शादी के बाद कभी दोबारा से सुनैना को नहीं बुलाया। सुनैना का मैका पूरी जिंदगी के लिए छूट गया। विदाई के समय रजनी ने कहा था कि अब तुम्हारे इस घर में कोई रिश्ता नहीं है, अब जिस घर में तुम्हें ब्याया है उसी घर में पूरी जिंदगी रहना, हमारे घर में पलटकर आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाभी, मैं भी आप लोगों के घर नहीं आना चाहती। अब इस घर में मेरी माँ नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरा मैका भी नहीं। आज जाते जाते सुनैना का जवाब फिर से रजनी को चुभ गया। सुनैना भी अपने भाई भाभी के घर नहीं जाना चाहती थी। शादी के बाद भाई भाभी ने सुनैना से कोई रिश्ता नहीं रखा, ना कभी बुलाना चाहा। कुछ दिनों बाद रजनी अंकित से कहती है, चलो अच्छा हुआ बूढ़ा भी चला गया और फोकट में उसकी बेटी का भी विवाह हो गया। अब 15 लाख रुपए हमारे हुए। अब हम इन रुपयों से एक कार खरीदेंगे और फिर घूमने के लिए चलेंगे। नैना के घर जाने के 7 महीने बाद ही
अंकित का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। अब वह पूरी तरह से काम करने में असमर्थ है। अंकित के इलाज में रजनी को सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। आज जब रजनी के ऊपर मुसीबत पड़ी तो उसे अपने जेवर, मकान सब कुछ बेचना पड़ गया। तब जाकर के अंकित का इलाज पूरा हो पाया। ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। पूरे साल इलाज चला था। मुंबई के सबसे महंगे अस्पताल में हर महीने 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते थे। अब तो यह हाल हो गया था कि उसके पास गिने चुने पैसे होते थे। खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। हालांकि साल भर तक अंकित का इलाज चलाने के बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो गया, लेकिन अब उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था और जहां पर अंकित नौकरी करता था उस नौकरी से निकाल दिया गया। इसी बीच रजनी और अंकित को एक बेटी भी पैदा हुई जिसको खिलाने पिलाने की भी लाले पड़ रहे थे। थक हार कर रजनी ही अपने पति से कहती है कि वह कुछ काम करना चाहती है जिससे घर में 4 पैसे आएं और हम दोनों के खाने पीने का इंतजाम हो सके। रजनी, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, फिर तुम क्या करोगी? मेरे पड़ोस की कुछ औरतें हैं, शादी ब्याह में पूरे महीने का काम करती हैं, मैं वहीं काम कर लूँगी। अंकित के पास कोई चारा नहीं था। वह घर पर रहकर छोटी सी बेटी को अपने पास रखता और रजनी शादी ब्याह में पूड़ियाँ बेलने का काम करने लगी। ऐसी मुसीबत के समय में सारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। 10 दिन बाद रजनी अंकित से कहती है कि कल उसे पास के शहर में एक बहुत बड़े सरकारी अफसर के घर खाना बनाने के लिए जाना है। उसके यहाँ बेटे के पहले जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने तो सुना है कि दोनों पति पत्नी बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। उनके आगे पीछे बहुत बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। उनके आसपास बंदूक लिए लोग घूमते रहते हैं। किसी को घर में बिना जान पहचान के अंदर आने की मनाही है। कॉलोनी की औरतों के साथ मुझे भी पूड़ियाँ बेलने जाना है। मेरे साथ जाने वाली कविता ने बताया कि दोनों पति पत्नी डीएम और एसडीएम हैं। मैं तो सोच रही हूँ काम होने के बाद उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए और आपके इलाज में जो खर्च हुआ है उसके लिए मुआवजा मांग लूँगी और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे मांग लूँगी। भाई लोग हमारी आप बीती सुनकर मदद जरूर करेंगे। ठीक है रजनी, तुम्हें जो ठीक लगे वह करना, क्योंकि अभी तो हम एक एक पाई के लिए मोहताज हैं। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरे दिन रजनी पूड़ियाँ बनाने के लिए उस घर में पहुंच गई। घर देखकर रजनी की आंखें चौंक गईं, क्योंकि वह घर नहीं एक बंगला है। बाहर एक बहुत बड़ा गेट लगा है। 2 सिक्योरिटी वाले बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने दिया था। अंदर भी जगह जगह पुलिस बैठी हुई है। बहुत बड़ा पार्क है, एक स्विमिंग पूल बना है, लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कार आ रही है। बड़े बड़े हलवाई खूब सारा खाना बना रहे हैं। तभी उधर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और खाने को चेक करता है कि क्या क्या बन गया है। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक महंगी सी घड़ी पहन रखी थी, कोट पैंट डाल रखा था, गले में एक सोने की चैन पहन रखी थी, हाथों में सोने की अंगूठियां थीं। लेकिन पता नहीं क्यों रजनी को वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए वह बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे जाने लगी। रजनी को पता ही नहीं चला कि कब बूढ़े व्यक्ति का पीछा करते करते घर के अंदर आ गई, क्योंकि खाना तो घर के पीछे वाले हिस्से में ही बन रहा था। अंदर खड़ा हुआ एक व्यक्ति रजनी को रोक लेता है और कहता है, आपको किसी से मिलना है? रजनी कहती है, उन बूढ़े व्यक्ति से मिलना है। सिक्योरिटी वाला बाबूजी को आवाज़ देते हुए कहता है,
अरे बाबूजी, आपसे कोई मिलना चाहता है, जरा इधर तो आना। जैसे ही बाबूजी रजनी की ओर मुड़ते हैं तो सामने अपने ससुर जी और ससुर के ठाट बाट देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागकर जाती है और पिताजी के हाथ पैर पकड़कर कहती है, पिताजी आप इधर कैसे? आपको तो तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ भाभी, पिताजी को तो भैया वृद्धा आश्रम छोड़ आए थे, तो पिताजी को तो वृद्धा आश्रम में होना चाहिए था। पिताजी को इतने ठाट बाट में देखकर आपके तो होश ही उड़ गए होंगे। सामने अपनी ननद और नंदोई को देखकर रजनी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सच है या सपना। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनैना की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सुनैना को पता चल गया कि उसके भाई पिताजी को वृद्धा आश्रम छोड़कर आए थे। क्यों भाभी, आपने क्या सोचा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? आप पिताजी को वृद्धा आश्रम भिजवा देंगी और मैं पिताजी को ढूंढ भी नहीं पाऊंगी। मैंने कहा था ना, एक दिन मैं पिताजी को जरूर ढूंढ निकालूंगी। और देखो, मैंने पिताजी को ढूंढ लिया। लेकिन आप इधर क्या कर रही हैं और मेरे घर में कैसे आ गए? तभी पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, अरे यह तो पीछे खाना बनाने वाली औरत है जो पूड़ियाँ बनाने का काम कर रही थी। इधर तुम क्या कर रही हो? चलो इधर से वापस जाओ। भाभी, 2 साल पहले मैंने कहा था कि आज आपका समय है, आप मुझे खाना बनवा रही हो, लेकिन एक दिन समय ऐसा आएगा जब आप मेरे लिए खाना बनाएंगी। आज वही समय है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सुनैना, मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊंगी? मैं तो इधर बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, उनके इधर खाना बनाने आई हूँ। भाभी, यह घर मेरा है, मेरे ही बेटे का जन्मदिन है और वह दोनों सरकारी अफसर हम दोनों ही हैं। चौंकती हुई रजनी कहती है, क्या सुनैना, वह दोनों सरकारी अफसर तुम दोनों हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी थी और तुम्हारी शादी एक ड्राइवर से की थी। भाभी, आप मेरी भगवान नहीं हो जो मेरी किस्मत लिखोगी। मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखाई थी और भले ही मेरी शादी एक रिक्शा वाले के बेटे से की हो, लेकिन वह रिक्शा मेरे पति नहीं चलाते थे। दरअसल उनके पिताजी का था और मेरे पति तो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। उस दिन उनके पिताजी घर पर नहीं थे, इसलिए आपके मायके वालों के ड्राइवर बनकर उनके साथ पिताजी की जगह आए हुए थे। क्या एक ड्राइवर का बेटा आईपीएस की तैयारी नहीं कर सकता है? मेरी शादी होने के बाद मैंने उनको आईपीएस की तैयारी करते हुए देखा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी पढ़ाई का बहुत शौक है, मुझे भी पढ़ लिख कर कुछ करना है। तो उन्होंने अपने साथ ही मेरी भी पढ़ाई शुरू करा दी और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हम दोनों ही बड़े अफसर बन गए। आज देखो, हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है और मेरे पिताजी भी हैं। इसी को किस्मत कहते हैं भाभी। सुनैना की बातें सुनकर रजनी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। लेकिन तुम्हें पिताजी कहाँ मिले? मैं अपने सरकारी काम से एक दिन वृद्धा आश्रम गई थी, उधर ही मुझे पिताजी मिले और पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। रजनी भागी भागी अपने ससुर श्याम प्रकाश जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, पिताजी अब आप ही मेरे सहारा हो। चलो, अंकित का एक्सीडेंट हो गया है, उसके दोनों हाथ कट गए हैं। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आपकी एक पोती भी है, अपनी पोती के लिए ही घर चलो और मेरी कुछ मदद कर दो। आज मेरी परिस्थिति यह हो गई है कि मुझे दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ रहा है। पिताजी, मेरी मदद करो। श्याम प्रकाश जी अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ
तो हमसे अच्छा करने की उम्मीद कर रही हो। मुझसे ये नहीं होगा। बहू, मेरे पीठ पीछे तुमने मेरी बेटी को एक ड्राइवर के साथ ब्याह दिया और दोबारा उसकी कभी खबर नहीं ली। यह तो मेरी बेटी की किस्मत अच्छी निकली कि आज वह राज कर रही है। और सच में अगर मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें अपने ही किए का फल मिल रहा है बहू। हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। सुनैना के ठाट बात देखकर रजनी जली कुड़ी जा रही थी। उसे अपनी किस्मत और हालातों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज उसको अपनी नंद और ससुर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपना सा मुँह लेकर रजनी घर वापस आ जाती है, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। उसने अपने ससुर और नंद के साथ जो व्यवहार किया था, आज उसे उसी की ही सज़ा मिल रही थी। तभी कहा जाता है कि हमें अपनी नीयत सदा साफ रखनी चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही बुरा सोचना चाहिए। आज रजनी को अपनी बुरी सोच का ही फल मिला था। अगर वह अपने ननद और ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करती तो आज उसको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।